भारत की जो कार्यप्रणाली है या कहें जो शक्तियों का बंटवारा है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। मतलब 3 प्रकार से डिवाइड होता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। इसमें जो व्यवस्थापिका है यानी कि लेजिस्लेटिव है, ये व्यवस्था बनाती है। व्यवस्था बनाने का मतलब कानून बनाने का काम करती है। जो मैंने अभी आपको संसद बताया या फिर जो मैंने आपको राज्यों में विधानमंडल बनाया, यहाँ पर नेता लोग आते हैं, कानून बनाते हैं कि हाँ ये व्यवस्था इसकी बना रहे हैं, ये क्या सिचुएशन है। इसके बाद जो एग्जीक्यूटिव बेंच होती है, ये होती है कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब जो व्यवस्था बनी है उसको एग्जीक्यूट कराने का काम करती है। अब इस पे मंत्री परिषद आता है, मंत्रिमंडल आता है, प्रधानमंत्री आ गए, राज्यों में बात करें तो मुख्यमंत्री आ गए, मुख्यमंत्री का मंत्री परिषद आ गया। ये एग्जीक्यूटिव वाले होते हैं। ये अपने अधिकारियों को ये निर्देश देकर, प्रशासन को निर्देश देकर के काम कराते हैं कि ये कानून है, इसको तुम काम करो, यहाँ ग्राउंड लेवल पर काम पर पहुँचाओ। तो ये हो गए कार्यपालिका वाले कि जैसे कोई मंत्री हो गया, आप मंत्री के अंदर जो मंत्रालय आया उसका काम कराएगा वो अपने अधिकारियों से, प्रशासन की मदद से। इसके बाद तीसरा जो पावर होता है वो होता है जुडिशियल बेंच यानी कि न्यायपालिका। अगर मान लो कोई काम है जो नहीं हो पा रहा है, किसी के कानून का हनन हो रहा है या कोई जो व्यवस्था बनी है इसमें वो लागू नहीं हो पा रही है, तो लोग अपनी शिकायत लेकर के जाते हैं न्यायपालिका के पास कि भाई ये कानून है लेकिन हमें इसका न्याय नहीं मिल रहा है। इसके लिए लोग जाते हैं न्यायालय में। तो न्यायालय का काम यह है कि न्याय दिलाना, लेकिन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान में जो लिखा है उसके तहत ये न्याय दिलाती है। ये बात ध्यान रहे, सुप्रीम कोर्ट अपने मन से कुछ नहीं वो करेगी कि हाँ चलो हमारा मन कर रहा है आज हम ये वाला नियम दे देते हैं, ये वाला आदेश दे देते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पर जो नियम रहेगा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसके अनुसार, उसके अंडर ये न्याय दिलाएगी। कुछ कुछ मुद्दों पर वो बहुत ज़्यादा डीप में जाकर उसका कई बार तोड़ मरोड़ करके भी आ जाता है डिसीजन, तो उसको लेकर के यहाँ पर दोबारा भी करेक्शन हो जाता है, मतलब कि दोबारा संविधान संशोधन हो जाता है। अब इसी को बात एम के स्टालिन कह रहे हैं कि राज्यपाल के लिए जो ये पॉकेट वीटो आ गया है, तो पॉकेट वीटो जो आ गया है इसको जब तक अमेंडमेंट ना करवा लो तब तक चुप नहीं बैठना है। हम लोग को इससे अमेंडमेंट करवा लेना है, जिससे हर बार जब अमेंडमेंट हो जाएगा, कानून बन जाएगा, तो यहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सबको यहाँ पर काम करना ही पड़ेगा, फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं हो रहा होगा तब हम यहाँ पर जाएंगे और तुरंत लागू हो जाएगा, तुरंत फॉलो करवाना पड़ जाएगा। तो ये पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसका फ़ायदा होता है। लेकिन अब यहाँ पर आता है ट्विस्ट ये आता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो या तो साइन करो या तो वापस भेजो, और या फिर तुम्हें कोई दिक्कत है तो राष्ट्रपति के पास भेज दो, लेकिन उसको पॉकेट में नहीं रख सकते हो। पॉकेट में रखोगे, बहुत देर कर दी, तो फिर बिल जो है वो अपने आप ही पास मान लिया जाएगा। अब ऐसे में तमिलनाडु के 10 बिल जो है बिना राज्यपाल की सहमति के ही, साइन के ही कानून बन गए। मतलब 10 बिल पास हो गए। इनका कहना था कि राज्यपाल ज़्यादा देर लगा रहे हैं, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट वो पास माना जाएगा। अब ये देखकर राष्ट्रपति साहिबा भड़क गई। मतलब कि आप ये समझिए कि एक प्रकार से पूरा मैसेज गया जितने भी राज्य हैं सभी के पास, सभी राज्यपालों के पास। सबको लगा क्या मतलब है यार, राज्यपाल को कोई पावर ही नहीं है, ये क्या है, अपने आप ही बिल पास हो जा रहा है। अगर हम सहमति नहीं दिए हैं या हम अगर अप्रूवल नहीं दिए हैं तो वो अपने आप पास मान लिया जा रहा है। 10 बिल पास करा लिए। राष्ट्रपति के पास गया मामला, राष्ट्रपति जी भड़क गए। किस पर भड़की? सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट को आईना इन्होंने दिखा दिया कि अच्छा अब तुम ये बताओगे कि राष्ट्रपति को कितने टाइम के अंदर काम करना है। राष्ट्रपति जो महामहिम होता है, देश का सर्वोच्च नागरिक या कहें पहला पद होता है, राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। ये व्यक्ति को तुम बताओगे कि टाइम बाउंड करना है, टाइम के अंदर अंदर डिसीजन देना है। क्या हमारे फैसले पर भी जुडिशियल रिव्यू करोगे? हम फैसला कौन सा करते हैं कौन सा नहीं। जैसे राष्ट्रपति देश का सर्वे सर्वा होता है, महामहिम होता है, वैसे ही राज्यपाल राज्य का सर्वे सर्वा महामहिम होता है। अब इसको लेकर उन्होंने 14 सवाल दाग दिए सुप्रीम कोर्ट से। इन 14 सवालों का जवाब दो। संविधान में कहाँ लिखा है कि हम 3 महीने में फैसला करना है हमको, ये बताओ। अब सुप्रीम कोर्ट का हौले हौले होने लगा। सुप्रीम कोर्ट को जैसे कहते नहीं ठेठ भाषा में कि औकात नजर आ गई, यार तो राष्ट्रपति इन्वॉल्व हो गए, अब क्या करना होगा।
अब सुप्रीम कोर्ट बैकफुट पर आता है। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं वहां के सीजेआई बी आर गवई साहब, इनकी अगुवाई में 5 जजों की बेंच बैठती है और 10 दिनों तक कार्रवाई चलती है। तमिलनाडु, केरल, बंगाल, कर्नाटक सब आते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता जी आते हैं, सॉलिसिटर जनरल, ये सब पैरवी होती है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अप्रैल में जो फैसला दिया था उस फैसले से पलट जाता है, अपने ही फैसले को वापस लेने पर मजबूर हो जाता है। यहां पर ये कहते हैं कि अब कोई भी फिक्स टाइम लिमिट नहीं है, ना 1 महीने, ना 2 महीने, ना 3 महीना। इसके अलावा सामान्य मामलों में कोई भी जुडिशियल रिव्यू भी नहीं करेंगे। आप आराम से सोचो, समझो, समझकर फैसला लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो पॉकेट वीटो होता है ना, इसका कोशिश करो कि ये ना हो पाए, ऐसी शिकायतें बार बार ना आए कि बहुत लंबे समय तक ना रुक पाए। तो कोर्ट ने कहा कि अगर बेवजह या दुर्भावना से या मान लीजिए बहुत लंबी देरी की वजह से अगर करते हैं तब हम हस्तक्षेप करेंगे, लेकिन रोज रोज टाइम बाउंड करके नहीं बैठेंगे और रोज रोज इस बात को नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, अगर कोई दुर्भावना से ऐसा करता है तो भाई हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो ये था पूरा मामला। अब इस पर आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमसे पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे में, तो हमारा जीएस सफलता 4.0 बैच आया हुआ है। किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो ज़बरदस्त तरीके का कंटेंट है जीएस सफलता 4.0।